व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 कोरिलेशन, जिसका नाम है सहसंबंध। इसकी वीडियो में 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर वो दोनों पार्ट्स आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसमें मैंने प्रकीर्ण आरेख मतलब स्कैटर डायग्राम बनाना सिखाया था। ठीक है, वैसे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ये पेपर में 3 या 4 मार्क्स में या इससे भी ज़्यादा मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। ये हर बार ज़रूर आता है और इस चैप्टर में से यही आता है। ठीक है, तो वैसे बाकी भी आप कर लीजिएगा, पर ये ज़रूर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम वीडियो स्टार्ट, जिसे हम इंग्लिश में कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसके 2 नाम और हैं, जिससे आपको कंफ्यूज करके जो है पेपर में पूछा जा सकता है अगर सीबीएसई वालों का दिमाग खिसक गया तो। वरना सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किसमें से निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे जो है घूर्णन आधूर्त सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं तथा सरल सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, गुणन आघूर्ण सहसंबंध और सरल गुणांक सहसंबंध। ठीक है, तो तीनों का जो मतलब है वो एक ही है। ठीक है, एक ही मतलब है तीनों का। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें एक्स वाई होते हैं चर, और जिसमें कौन सा सहसंबंध होता है, जिसमें रेखीय सहसंबंध होता है, मतलब सीधा सीधा, या तो दोनों बढ़ रहे होते हैं या तो दोनों घट रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, गर्मी है और आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लग जाती है गर्मियों में, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आइसक्रीम की बिक्री भी वैसे ही बढ़ती है। तो दोनों में एक सीधा रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई डूब के मर रहा है और यहाँ पे आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम बिके जा रही है, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं। तो इस तरीके से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, और एक और एग्जांपल बता देती हूँ जो कि अपोजिट रिलेशन होता है, को रिलेशन। जैसे कि टमाटर के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं तो उसके जो ग्राहक हैं वो कम हो रहे हैं, तो अपोजिट रिलेशन, को रिलेशन हो गया दोनों में, विपरीत। तो ये भी इसका नहीं होगा। ठीक है, जो सूरज और आइसक्रीम वाला जो एग्जाम्पल है वो एकदम इसका सही एग्जाम्पल है, वरना क्या होगा, आंकड़े भ्रामक हो जाएंगे, वो सही नहीं बैठेंगे, एक तरीके का भ्रम हो जाएगा उसमें। पहले जैसे हमने प्रकीर्ण आरेख में देखा था, उसमें क्या होता था, उसमें जो है डायग्राम में हम दिखाते थे कोई संख्या नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम संख्याओं में दिखाएंगे। इसमें आपको 1-2 चर दिए हुए होंगे जिसको हम x मानेंगे और y मानेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने x और y मान लिया है। फिलहाल इस तरीके के चर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये मैंने उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं, 2 4 8 और 8 के बाद 5। ठीक है, बढ़ते हुए, जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ऐसे 2 4 6 8 ये बढ़ रहा है तो दूसरा भी इसके साथ बढ़ेगा, 3 9, चाहे वो अलग संख्याओं में बढ़े, 12 20 और फिर उसके बाद 30, तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इस तरीके के आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे, एक्स वाई चर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसका क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। इसको हम x1 x2 x3 और ऐसे करके xn तक मान सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको दे दिया जा सकता है यहाँ पे, और ऐसे ही y में मान सकते हैं। ठीक है, इसको y1 y2 मान सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको समझने हैं कि माध्य, x का माध्य निकालना ज़रूरी होता है और उसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा x अपॉन में n। ऐसे ही y का भी बार निकालना ज़रूरी होता है माध्य की तरह ही, तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन में n, जहाँ पे n हमें पता है सिग्मा x का मतलब इसका जोड़, और n हमें पहले से ही पता है प्रेक्षणों की संख्या। ये सब मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, पहले फॉर्मूले समझ लो। ठीक है, ऐसे ही अब हमें मानक विचलन निकालना है x का, तो इसका फॉर्मूला होगा x माइनस x माध्य मतलब बार भी कह सकते हैं, उसका स्क्वायर और अपॉन में n। और वैसे ही ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा x स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, और अभी माइनस भी बचा है, माइनस x बार का स्क्वायर। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर लगता है, ये सिंपल है। ये वाला दूसरा वाला जो है ना, ये ज़्यादा सिंपल है, और दूसरा वाला सिर्फ देखने में सिंपल है, बाकी वो थोड़ा डेंजर फॉर्मूला है, उसमें स्क्वायर वगैरह अलग से माइनस करना पड़ता है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाओ। ठीक है, वैसे ही हम मानक विचलन y का स्क्वायर करके भी निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, सिग्मा करके जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे y आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा अपॉन में n। और इसका भी एक और फॉर्मूला बनेगा इसकी तरह ही सेम। ठीक है,
जो कि सेम इसके जैसा होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे इसमें भी ये फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फिर एक और फॉर्मूला हमें इसके बाद निकालना होता है जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई हमें इसमें चाहिए होता है x का और y का, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। x बार का तो हमें पता है माध्य कहते हैं, y बार का नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है, तो y का माध्य ही समझ लीजिए इसे भी, अपोन में n। एक फॉर्मूला ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन में n। अब आपको सेकंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी लग रहा होगा, पर फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी है। पता है क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में जो x और y है वो हमें फिर से वैसे ही निकालने होंगे। x जो है वो x माइनस माध्य करके निकलेगा ऐसे, x माइनस एक्स बार, और y जो है वो फिर से ऐसे निकलेगा y माइनस वाई बार। तो मतलब फिर से दोबारा हमें यही लिख के करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक। तो पहले यही फॉर्मूला लगा लो, समझ रहे हैं ना आप। और फिर इसके बाद हमें निकालना है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को जो है हम इस वाले आर से दिखाते हैं, ठीक है, ये आर है। अब हम ये कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय मानक विचलन x का और मानक विचलन y का, ठीक है। मतलब ये कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए हमें ये सब चाहिए होगा, एक्स वाई एन चाहिए होगा, और ये सब जो अभी हमने निकाला है ये स्क्वायर ना, ये मैंने गलती से लगा दिए हैं, ठीक है, तो आप स्क्वायर मत लिखिएगा। मानक विचलन जैसे यहाँ पे है ना, मानक विचलन एक्स का और वाई का ऐसे सिंपल लिखना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक और फॉर्मूला है इसका, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की जगह आप ये लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स माध्य, क्योंकि एक्स और वाई ऐसे ही निकलने हैं। और वाई की जगह आप ये लिख सकते हैं वाई माइनस वाई का माध्य, मतलब वाई बार, और अपोन में एन ऐसे ही रहेगा। या फिर एन की जगह आप ये लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट उसके अंदर फिर से सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको रूट वगैरह झेलने पड़ेंगे, ठीक है, और रूट आपको पिछले इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में भी देखने हैं, क्योंकि उसमें पहले ही हमें मानक विचलन निकाल लेने हैं। शायद आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे इनमें पहले ही ये मानक विचलन निकाल लेने हैं और इसमें डायरेक्ट यहाँ पे करना है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है कि सहसंबंध गुणांक के कुछ गुण होते हैं। वो क्या गुण होते हैं कि आंसर जो है ना हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है, +1 से कम होगा, और -1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब आंसर जो है पॉइंट में आएगा, ऐसे 0.5 0.6 या माइनस का 0 पॉइंट कुछ, ठीक है। हमारा जो आर है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, या फिर इनके बराबर होगा। अगर इनसे ज़्यादा छोटा या बड़ा होता है तो इसका मतलब जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। बस यही बताना था मुझे। अब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसानों द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्षों तथा प्रति एकड़ वार्षिक उपज के बीच के संबंध का परीक्षण जो है हमें कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक द्वारा करना है। ऐसे ही आपको स्कूल के बच्चों के मार्क्स और उनके फेल होने से संबंध, पास होने से संबंध, मतलब कुछ भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है आंकड़ों से। जैसे यहाँ पे मैंने अब ले लिया है एक्स और वाई, यहाँ पे जो किसानों द्वारा हमें दिए गए थे कि शिक्षा के वर्ष उनके कितने हैं, उनको हमने एक्स मान लिया है। और जो दूसरा आंकड़ा हमें दिया हुआ है कि उन्होंने कितने वर्ष में क्या कितनी उपज की, उसको हमने वाई मान लिया। ये प्रति हेक्टेयर मतलब प्रति एकड़ वार्षिक उपज है, ठीक है, इसको हम वाई मान लेंगे। अब ये मैं आपको समझाने के लिए एक्स और वाई में ऐसे टेबल बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा गैप लेके। आप चाहे तो इसको साथ में चिपका के भी बना सकते हैं, जैसे एक्स और एफ को जो है साथ में चिपका के बना देते हैं टेबल में, वैसे ही ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। और बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो यहाँ से हम ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक को हमने फर्स्ट वाले को x मान लेना है, सेकंड वाले को y मान लेना है, और यहाँ पे हमें टोटल भी कर लेना है, x का क्या टोटल हो रहा है, तो ये है 42। और ऐसे यहाँ पे y का भी हमें टोटल कर लेना है कि इसका जो है टोटल कितना है, क्योंकि सब हमें सिग्मा में चाहिए होगा बाद में, तो y है 49, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि x और आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे माध्यिका माध्यिक बहुलक में क्वेश्चन देते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो पहले इसकी दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी है और इसकी भी दो टेबल यहाँ पे निकालनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप लेके करा है। देखो पहले हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, ये बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा हमें निकालना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे निकालना है y माइनस वाई बार और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये पिछले चैप्टर्स से फिर भी बहुत ईजी है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टफ 5 और 6 चैप्टर थे, उससे तो ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ये दोनों निकालने हैं x के, और y के दोनों यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, वही माध्य वाला फॉर्मूला है ये, क्योंकि इसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं ना एक्स बार को। तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है, जहाँ पे सिग्मा एक्स मतलब एक्स का जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ होता है ना, तो 42 अपॉन में एन, एन क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या। तो गिनिए यहाँ पे प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पे, तो अपॉन में 7 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करिए, 7 एकम 7, 7 6 42, मतलब हमारा जो माध्य है वो 6 आया, या फिर एक्स बार इसको कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x में से x बार माइनस करना है। जैसे 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 6 क्या होगा, 2 माइनस 6, यहाँ पे लिख के देखिए माइनस का 4। और ये सिर्फ मैं रफ काम के लिए बता रही हूँ, ऐसे लिख के नहीं आना है पेपर में। ठीक है, 4 में से माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। सब में से जो भी हमारी वो वैल्यू आई है ना 6, उसको माइनस करते जाना है, जैसे कि हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, और इसका टोटल कर लेना है। अब हमें करना है इसका स्क्वायर। अब जो भी आया इसी का तो स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और क्योंकि ये संख्या माइनस में तो स्क्वायर के बाद ये प्लस में हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, ये सबको लिख देंगे और इनका भी टोटल कर देंगे। ठीक है, इसका टोटल है 112। इसके बाद हमें ये चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए इसका टोटल। ऐसे ही y माइनस वाई बार निकालेंगे, जिसके लिए हमें y बार की ज़रूरत होगी। तो y बार भी वैसे ही निकलेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। एक तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेम है ना, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। y बार का भी यही रहेगा, सिग्मा y अपॉन में n। तो y का टोटल देखिए कितना है, 49, और प्रेक्षणों की संख्या तो वही रहेगी सेम। जब n सेम है तो काट दीजिए से, 7 7 49, 7 आ गया। बार हम सारी वैल्यूज 7 में से घटाते जाएंगे, मतलब 7 को सब में से घटाते जाएंगे। 4 में से 7 गए -3, 4 में से 7 गए -3, 6 में से 7 गए माइनस का 1, 10 में से 7 गए 3, ऐसे करके सारे लिख लेंगे। ठीक है, अब कर देंगे इसका स्क्वायर। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 एकम 1, और 0 तो 0 ही कर देता है सबको। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसलिए ये सारी संख्याएं जो है प्लस की हो गई हैं। अब इसका भी टोटल कर देते हैं। अब क्या करना है, अब हमारी सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, बस अब हमें लगाना फॉर्मूला, और जल्दी से निकालना है हमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जो कि इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले हमें एक्स बार और वाई बार निकालना, तो जो कि हमने निकाल लिए। अब हमें निकालना मानक विचलन एक्स का, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। तो एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू क्या है सिग्मा में, मतलब इसका टोटल है 112, तो 112/7, क्योंकि एन की वैल्यू 7 है, और ये लगा देंगे हम इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 112/7। ऐसे ही y का फॉर्मूला लगा के सेम y का भी जो है सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम लिखना है। ठीक है, अब चाहे आपकी मर्ज़ी, आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए या फिर आगे जाके फॉर्मूले में सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये होगा 38/7। इसके बाद हमें लगाना है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, ये 38 है। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, जो कि हम जिसे दिखाते हैं R से। तो R इज़ इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला लिखें हम, R इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, जिससे हमें ये पूरा पूरा दिखाई दे, y माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला दिखने में तो बड़ा लग रहा है। ठीक है, y बार और ये दोनों का जो है मानक विचलन। ठीक है,
तो बताइए इनकी वैल्यू क्या आई है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू सिग्मा में, मतलब टोटल, और y माइनस वाई बार की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार की वैल्यू ये है x माइनस एक्स बार, और इसकी वैल्यू देखिए y माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू देखिए, क्योंकि हमें सिग्मा में चाहिए। ये हमने निकाला। एक टेबल हमें अभी और बनानी है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसे यहीं पे चिपका हुआ समझ लेना, ठीक है, कि यहीं पे बनाई है क्योंकि मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। हमें चाहिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की गुणा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं दे रखा ना। जैसे 6 की -3 से करेंगे, -6 की -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 18 आएगा। 4 की 3 से करेंगे, 4 तिया 12, प्लस का 12 आएगा, ठीक है, और ये भी प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ऐसे ही बाकियों की गुणा भी कर देंगे। ये एक और बनानी थी टेबल, और इसके साथ ही लगानी थी ये लाइन भी, और इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि ये हमें सिग्मा में चाहिए, तो ये 42 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू तो मिला के आई है 42, तो इस पूरे की जगह हम लिखेंगे 42, और अपॉन में वाई बार की वैल्यू ज़रा यहाँ पे देखिए, वाई बार की वैल्यू यहाँ पर क्या है। एक क्वेश्चन ना आराम से समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वाई बार की वैल्यू थी 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और इसका माध्य x की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू आई थी 112/7 अंडर रूट 112/7, और मल्टीप्लाई इसका भी निकालेंगे, इसकी क्या थी, इसकी थी 38/7 अंडर रूट, ठीक है। तो 38/7 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आपको आती होगा, आपने 10th क्लास में मैथ्स की है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.644। तो यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्लोली मैंने ये समझाया है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो थी तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख ले करो, ठीक है। और लगता है कि वीडियो बहुत फास्ट होती है तो प्लेबैक स्पीड कम कर लिया करो। और सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक अभी मैंने करा दिए हैं, और अलग अलग पार्ट्स हैं सबके। किसी चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं, किसी चैप्टर के 6 पार्ट्स हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं। अगर आपको सब देखने हैं तो सब प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का नाम है 11th इको इकोनॉमिक्स, और दूसरी जो बुक है मैक्रो, उसके भी 3-4 चैप्टर हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।